Hello aspirants, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini. I am Assistant Manager in State Bank of India. तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उनके लिए है जिनका SBI PO का मेंस और IBPS PO का मेंस है। मतलब जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो इस वीडियो में मैं एक आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। लाइक मैंने कौन कौन सी सोर्सेज फॉलो की थी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक रीजनिंग, क्वांट्स, GA डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो की थी, किस किस फैकल्टी को फॉलो किया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ के गया था और कुछ ऐसी ऑड थिंग्स हैं जो मैं करके गया था तो पूरी दुनिया छोड़ के जाती है। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी, लाइक 15 मिनट्स के अराउंड जाएगी। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं अपने बिजी स्केड्यूल से 15 मिनट निकाल रहा हूँ, इसमें केवल 15 मिनट नहीं है, उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो हिडन फॉर्म में होती है। तो जस्ट सब्सक्राइब इट यार। सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद जनरल अवेयरनेस। सबसे पहली कंफ्यूजन जो सबके माइंड में होती है वो आपको पहले सिलेबस सही से देखना है, अपना फॉर्मेट सही से देखना है। वो जनरल अवेयरनेस मांगते हैं, जनरल नॉलेज नहीं मांगते। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जनरल नॉलेज के लिए स्टैटिक अवेयरनेस के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले स्टैटिक में 3 या 4 चीज़ें हैं, उतना कवर कर लो, काम चल जाएगा। वन इज नेशनल पार्क, सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड इज कंट्री कैपिटल, फोर्थ इज योर करेंसी। और अगर 5वें पॉइंट पे कुछ आता है ना तो वो आपके हेडक्वार्टर्स आते हैं। लाइक आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और ये सब आपको यूट्यूब पे शॉर्टकट वीडियोस की फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने भी वहीं से याद किया था। लाइक कुछ ना कुछ आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी यूट्यूब पर। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कराते हैं टेक्निक से आपको याद। तो ये आपको स्टैटिक में करना है। इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक बाकी बचती है, बुक्स एंड ऑथर, ऑर्बिटरीज, ये सब आपकी करंट अफेयर्स वाले सोर्स से कवर हो जाता है। तो अब मैं आता हूँ आपके करंट अफेयर्स वाले टॉपिक पे। आपको मिनिमम 4 मंथ्स करके जाने हैं। सोर्स आप कोई से भी फॉलो करें, बट अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया था। अफेयर्स क्लाउड के मैं 4 मंथ्स करके गया था फॉर बोथ द मेंस एग्जामिनेशन। इनफैक्ट फॉर ऑल द 3 PO एग्जामिनेशंस, IBPS, RRB एंड SBI, और मेरे तीनों क्लियर थे। तो अफेयर्स क्लाउड के मंथली MCQs याद करो। वीकली और डेली के चक्कर में मत पड़ो, मंथली उठाओ। उसमें अराउंड आपको 220-230 पेज मिलेंगे हर महीने में। एक पेज पे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो कितने हो गए? 800 प्लस MCQs हो गए। एक बार नहीं करना उनका, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तब जाके वो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब उसको अटेम्प्ट करने के हालत में आप होंगे। एक बार करके जाओगे तो आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे, वो आपके माइंड में सेट होगा ही नहीं। तो अगर करंट अफेयर्स करने हैं तो ये मान के चलो 2 से 3 बार आपको एक महीना रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये करो और इसी में आपके ऑर्बिटरीज, बुक्स एंड ऑथर, ये सब कवर हो जाएगा। और मैं लास्ट ईयर का बताऊं, RRB PO मेंस में 2 बुक के 3 बुक के क्वेश्चन आए थे बुक्स एंड ऑथर के RRB PO मेंस में। उनमें 2 बुक का ऑथर सेम ही था, आई थिंक रस्किन बॉन्ड था, और जो थर्ड ऑथर था वो मुझे नहीं आता था। तो ये वाला स्टैटिक वाला पोर्शन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आपका करंट अफेयर्स की PDF से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो आते हैं आपके बजट के क्वेश्चंस। जो बजट के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, या आपकी जो स्कीम्स हैं, वर्ल्ड बैंक ने किसी को कुछ फंड दिया है। ठीक है, और स्टैटिक में मैंने बता दिया नेशनल पार्क्स, बुक्स एंड ऑर्बिटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और जो सेकंड थिंग मैं फॉलो करता था वो थे अड्डा 247 के आशीष गौतम सर की मॉर्निंग में वीडियो। तब 7 बजे आती थी, अभी भी शायद 7 बजे आती होगी। वो मैं देखता था डेली बेसिस पर। वो अभी एग्जामिनेशन के लिए अभी देखने में तो फ़ायदा नहीं होगा, बट जो 3-4 महीने से देख रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल वो रहेगी। उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। उसका बेनिफिट क्या होता है, आशीष गौतम सर डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर्स आपको याद करवाते हैं। वो पढ़ाते नहीं है, वो याद करवाते हैं ऑन द स्पॉट। सपोज करो कोई लाइक यूपी की कोई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, तो वो क्या करेंगे, यूपी की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स अब तक आई है ना पिछले कुछ महीनों में, वो आपको तुरंत सारी एक बार में रिवाइज करा देंगे। ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है आशीष गौतम सर की। ठीक है, वो ऑन द स्पॉट आपको पढ़ाती नहीं है, वो याद करवाते हैं। बट 2 सोर्सेज फॉलो करो यार। अफेयर्स क्लाउड को तो आप बिल्कुल रिगरसली याद करो, बट सेकेंडरी सोर्स आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर लो। कुछ अफेयर्स क्लाउड ने मिस किया तो आशीष गौतम सर कवर कर देंगे। ये मैंने किया था फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक।
अब बात रही बैंकिंग और फिनेंशियल की, ठीक है, उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें 10-10, 15-15 मिनट की 7 वीडियोज़ हैं, उतना देख लो, आपका फिनेंशियल अवेयरनेस का काम चल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना उससे फालतू। वो वीडियोस मेरी नहीं है, वो एक फैकल्टी की वीडियोस है, वो मैं आप यूट्यूब पे अवेलेबल है वैसे, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। मैं वही देख के जाता था, करीब 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा, लेके बैठोगे तो आपका लगा लो बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट है, फिनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट है उन वीडियोस को देख के। ये बात रही आपकी जीए की। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रीजनिंग। देखो रीजनिंग में 2 पोर्शंस आपके रहेंगे, वन इज कोडेड, वन इज योर पजल एंड सिटिंग। अब जितना भी मिसलेनियस आपको रीजनिंग में मिलता है ना, वो सारा कोडेड फॉर्म में होता है। आप सिलोगिज्म ले लो, इनइक्वालिटीज़ ले लो, ब्लड रिलेशन ले लो, या फिर आपके और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक वाले आते हैं, रेस वाले आते हैं, सब कोडेड फॉर्म में होता है। ये केवल डराने के लिए होता है, आपको जस्ट उसको डिकोड करना आना चाहिए, और फिर क्वेश्चन बिल्कुल आपका प्रिलिमिनरी लेवल का होता है, बस थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो मेन से थोड़ा लेवल अप होगा, बट कोडेड फॉर्म से डरना नहीं है। तो इसके लिए आपको हर तरह की कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए। लाइक सिलोगिज्म आपका आया है, रिवर्स सिलॉग आया है, या फिर कोडेड इनइक्वालिटीज़ आई हैं, तो वो किस तरीके से आपको उसको डिकोड करना है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है रीजनिंग का। इसके बाद मान के चलो आपकी 4 पजल आई, 5 पजल आई, उनमें से 2 तरह की पजल होती हैं। एक पजल आपकी 10 मिनट में बन जाएगी, 8 से 10 मिनट में। उसमें से 1-2 पजल आपको ऐसी भी मिलेंगी जो 20 मिनट का नॉमिनल टाइम आपसे लेके जाएंगी, मिनिमल टाइम उनका 20 मिनट होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है पजल की लेंथ को देख के, पजल की डिफिकल्टी लेवल को देख के, कि वो 20 मिनट वाली है कि 10 मिनट वाली है। अगर आप 20 मिनट की पजल लेके बैठ गए, सॉल्व आपसे नहीं हुई, तो आराम से 20 से 25 मिनट गवा दोगे। तो पहले एनालाइज करना है कौन सी वो पजल है जो मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी बात करूँ, मैं पजल के पीछे नहीं पड़ता था। आई थिंक कोई सा भी ऐसा मेंस का एग्जाम नहीं है जिसमें मैं एक से ज़्यादा पजल या सिटिंग सॉल्व करके आया हूँ। मेरा फोकस केवल मिसलेनियस पे रहता था, क्योंकि मिसलेनियस सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देके जाती है। ठीक, तो ये आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग की फैकल्टी मैं ध्रुव धनखड़ सर को फॉलो करता था, उनका यूट्यूब पर वर्चुअस नाम का चैनल है, उसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो सर की खासियत क्या है, वो आपको बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ही देखो यार, और भी जो फेमस फैकल्टीज़ है ना, वो या तो बिल्कुल लेवल डाउन कर देती हैं या बिल्कुल लेवल अप कर देती हैं, तो बच्चे को जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। बट ध्रुव धनखड़ सर बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट आपको कराते हैं। अब काफ़ी टाइम से मैंने उनके लेक्चर नहीं देखे, बट पहले जब मैं पढ़ता था वो क्या कराते थे, रोज़ आपको मिसलेनियस भी कराते थे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी उसमें डालते थे, और डेली वो एक बोनस पजल भी कराते थे। तो इससे क्या था, आपका पूरा पेपर कवर हो जाता है, मिसलेनियस प्लस सिटिंग प्लस आपकी पजल। तो ये अभी सर का सेशन चल रहा होगा, तो आप उसको फॉलो कर लेना यार। बाकी इसके अलावा मैंने कंटेंट देखो सबका यूज़ करा था, पुनीत सर का भी करा था, लोके और आपके लोग कौन है यार वो, राधे सर का कंटेंट यूज़ किया था। बट मुझे पढ़ाना ध्रुव सर के अलावा किसी का समझ में आया नहीं, तो बस मैं बाकी सबका कंटेंट यूज़ करता था, तरीका टेक्निक सब ध्रुव सर की लगाता था। मुझे उनके पढ़ाने की वजह से 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन मिला है, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ये बहुत डेंजरस पोर्शन होता है। बट आप मान के चलो, ये आपके स्कोर को बूस्ट भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। ठीक है, तो बूस्ट कब करेगा, जब आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट ये पता होगा, ये मैंने तो आपको 2 ही चीज़ बताई, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, ये 7-8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। आपको पहले से पढ़ के जाना है किस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस मेंटालिटी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर ये मेंटालिटी आप में है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लोगे और स्कोर भी बूस्ट कर लोगे। ठीक है, ये पता है कब याद आएगा, जब आप पेपर करके बैठे होंगे ना, पजल सॉल्व हो नहीं रही, मिसलेनियस आप सारा कर चुके हो रीजनिंग में, तो आपको लास्ट में दिखेगा अरे 8-10 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनका क्या करूं, अभी आ सकते हैं मेरे 10-12 नंबर और। तो ये आपको तब काम आएगा। ठीक, तो ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड था। मैं फिर कहूँगा पजल सेटिंग में कम ध्यान दो, ध्यान देना है बट कम देना है, लेकिन मिसलेनियस पे ज़्यादा ध्यान दो रीजनिंग में। ठीक है, अब आते हैं क्वांट्स के ऊपर। देखो क्वांट्स में
सबसे पहले क्वांट्स का नाम, मेंस में क्वांट्स नहीं होता, क्वांट्स का नाम होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको दिखेगा पूरे पेपर में केवल डी आई भरा हुआ है और कुछ नहीं है। जो आपको बीच बीच में हिडन फॉर्म में मिलेगा वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, इन द फॉर्म ऑफ नंबर सीरीज, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी। ये जो हिडन फॉर्म में चीज़ें हैं ना, यही आपको मार्क्स दिलाएंगी या यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। यकीन मानो जो डीआई आती हैं उनमें 3-4 में एक डीआई आपकी ऐसी होगी जो प्रीलिम्स लेवल से थोड़ी सी ऊपर होगी, वो ही डुएबल डीआई है। बाकी 3 डीआई आप करने बैठोगे आपका टाइम खराब होगा। तो आपका पहला टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट एक डीआई में ढूंढ के कर लूँ। उसके बाद आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, क्वांटिटी कंपैरिजन पे, डेटा सफिशिएंसी पे। अब क्वांटिटी कंपैरिजन में और डेटा सफिशिएंसी में फ़ायदा क्या रहता है, इसमें अरिथमेटिक के ईजी लेवल के क्वेश्चंस आपको अंदर मिलेंगे। लाइक मैं बता दूँ कैसे आपको डेटा सफिशिएंसी करनी है। उसमें होता है ना लाइक ओनली स्टेटमेंट 1 इज रिक्वायर्ड, बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड। तो इस तरीके का आपको लीनियर वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। और सेम आपका क्वांटिटी कंपैरिजन में। अब क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या होता है कि जैसे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। मोस्टली क्या देखा है मैंने अब तक, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है और सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने ऑलरेडी आंसर आपको दिया हुआ होता है। तो जस्ट यू हैव टू कंपेयर लाइक 1 इज ग्रेटर, 1 इज स्मॉलर, बोथ आर इक्वल। तो बस ये काम आपको करना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ मिसलेनियस इज ऑलवेज विनिंग पोर्शन यार। जीतना है तो मिसलेनियस के पीछे भागो। डीआई आपको आनी चाहिए, बट डीआई से ये मत मान के चलो कि मैं एग्जाम में बैठ के 4 की 4 डीआई अटेम्प्ट करके आऊँगा। वो पॉसिबल नहीं है। विद इन द टाइम फ्रेम दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं मैक्सिमम 2 डीआई करके आता था और बाकी का सारा मैं मिसलेनियस पोर्शन से अटेम्प्ट करता था। और IBPS PO मेंस की क्वांट्स थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक आती है, जो मैंने खुद नोटिस करा है। SBI PO से खतरनाक क्वांट्स IBPS PO में देखने को मिली थी लास्ट ईयर मुझे। तो बाकी इस बार का देखते हैं। अब बात आती है डीआई की। देखो डीआई में 1-2 चीज़ें नई ऐड हो जाती हैं। 1 इज़ योर रडार ग्राफ, रडार, लाइन, बार, पाई चार्ट और आपका किसलेट। नई चीज़ इसमें रडार ग्राफ 2-3 सालों से आ रहा है एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। तो एटलीस्ट आपको रडार ग्राफ सॉल्व करना आना चाहिए कि सॉल्व इसको करते कैसे हैं। एग्जाम में तो जो होगा देखा जाएगा। तो क्वांट्स के लिए मैंने 2-3 फैकल्टीज़ को फॉलो किया था। पहले हैं आशीष अरोड़ा सर, अनअकैडमी पे मैंने उनसे पढ़ा था, आशीष अरोड़ा सर से। अरुण सर का मैंने कंटेंट यूज़ किया था। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी मैंने लोकेश सर से पढ़ा था। आई थिंक लोकेश सर से अच्छा आज तक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी मैंने किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा। लोकेश सर भी अनअकैडमी पर भी हैं, आई थिंक यूट्यूब पर भी हैं। तो ये आपको करना है। ये मैंने आपको सोर्सेज बताई, लाइक मैंने किस किस को फॉलो किया था, मुझे किस किस से रिजल्ट मिला। तो अभी हम 3 चीज़ कवर कर चुके हैं, जीए, रीजनिंग और क्वांट्स। अब एक चीज़ और है जो मैं बतानी भूल गया। मैं आपको गाइडली की मेंस की पीडीएफ का लिंक दूंगा। उसमें क्या है, आपको 40 फ्री के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको एज अ कंटेंट यूज़ करना है, उनको खुद को जज नहीं करना। तो उन 40 मॉक टेस्ट का आप फ़ायदा उठाइए, फालतू में कहीं पैसे वेस्ट मत करो कुछ खरीदने के लिए। और अफेयर्स क्लाउड का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद बात आती है अपने डिस्क्रिप्टिव की। देखो डिस्क्रिप्टिव बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है यार। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश पे आपकी कमांड है तो आप ये मान के चलिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव से। डिस्क्रिप्टिव में 2 चीज़ें आती हैं, 1 इज़ योर लेटर, 1 इज़ योर एसे राइटिंग। बट द मेन क्वेश्चन इज पढ़ के क्या जाना है इसके लिए। देखो एटलीस्ट आपको लेटर का फॉर्मेट आना चाहिए कि फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आ रहा है तो आपका क्या सीक्वेंस होता है। लाइक फर्स्टली आपको क्या क्या लिखना होता है, क्या फॉर्मेट में लिखना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर फॉर्मल ऑल्सो, फॉर इनफॉर्मल ऑल्सो, या फिर लेटर टू एडिटर आ रहा है तो उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक। अब जो टॉपिक्स मेरे टाइम में आए थे, उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी जनवरी फरवरी में। तो उस टाइम एक तो टॉपिक आया था वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, ऐसे लिखना था, ठीक है। मतलब जो भी आपके करंट अफेयर्स में चल रहा है ना, जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो हाईलाइट हो रही है कोई चीज़, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसी पॉपुलर सेइंग्स होती हैं, लाइक किसी ने कुछ अच्छी बात बोली है, किसी ने, गांधी जी ने या किसी ने, तो वो लाइन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एस्से में, इधर इन द स्टार्टिंग और इन द एंड। तो ये आप कर सकते हैं। बात रही लेटर की, तो लेटर आया था यार कि एक कोई मैंने मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा है, वो एक बार मैं वारंटी में करा चुका हूँ उसको रिपेयर, बट वो फिर से ख़राब हो गया, तो मुझे कंपनी को कंप्लेंट लेटर लिखना था।
तो उस दिन क्या हुआ था, पूरे दुनिया ने यही वाला लेटर अटेम्प्ट किया था, और एससे भी पूरी दुनिया ने ना मेरे साथ साथ उसी टॉपिक पे अटेम्प्ट किया था, वर्क फ्रॉम होम पे। ऐसे आपके 3 टॉपिक आते हैं, मतलब ऐसे के 3 क्वेश्चन आते हैं, उन 3 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। सेम इज विद लेटर, 3 लेटर के क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो ये बात रही डिस्क्रिप्टिव की। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए फॉलो आप कर सकते हो कि आप यूट्यूब में सर्च मारो कि अभी करंट में कौन से ऐसे 10 टॉपिक हैं जो हाईलाइटेड हैं, या जो आपको खुद पता होगा यार, आप करंट अफेयर्स याद कर रहे हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी पूरे दिन न्यूज़ में चलते रहते हैं। न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाओ, टीवी खोलो, कौन सा ऐसी न्यूज़ हाईलाइट हो रही है, तो वो आप उस पर ऐसे प्रिपेयर करो। ठीक है, ये बात रही कंटेंट की, क्या पढ़ना है। अब मैं बता दूं क्या नहीं पढ़ना। उसमें सबसे पहली चीज़ है जो देखो, पढ़ लेना यार, बट मैंने नहीं करी थी। मैं क्या था, ये इकोनॉमिक सर्वे उतना मैं नहीं पढ़ के जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे हेक्टिक लगता था। एक तो मैं वो नहीं पढ़ता था। दूसरी चीज़, आप इन पे ना पजल सेटिंग और डीआई पे ज़्यादा टेंशन मत लेना, फोकस अपना मिसलेनियस की तरफ रखना। बट आपको आना सब चाहिए, आपको डीआई सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको पजल सेटिंग भी करनी आनी चाहिए। बट ये मान के मत चलो मैं पेपर में केवल डीआई और पजल के बेस पे सिलेक्शन ले लूँगा, ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको विद इन टाइम लिमिट ही सब कुछ अटेम्प्ट करना है। तो अपना टारगेट ये रखो कि मैं जो इजी वाला पोर्शन है उसको पहले अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद मैं पजल सेटिंग पे जाऊँगा, और उसके बाद मैं डीआई पे जाऊँगा। ये अपना टारगेट रखो। और ये सब करने से पहले एटलीस्ट एक पेपर लो या प्रिंट आउट निकालो कि आपका जो भी मेंस का एग्ज़ाम है, कि उसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश और लेटर एससे। ठीक है, आपको उसमें लिखना है कितने क्वेश्चन के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और कितना टाइम उसको मिलता है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है, पिछले साल की कट ऑफ निकालो और अपना एक रूटीन सेट करो, अपना एक डेटा सेट करो कि आपको क्वांट्स में कितना अटेम्प्ट कर रहा है, रीजनिंग में कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कि पिछले साल की कट ऑफ से एटलीस्ट आप 20 या 25 मार्क्स ज़्यादा का अटेम्प्ट करके आ पाओ। क्योंकि ये बात मान के चलो, अगर इंटरव्यू में बैठना है ना, आराम से 17-18 नंबर आपके मेंस की कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए। तो जितनी भी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी उससे कम से कम यार ये लगा लो 25 से 30 नंबर ज़्यादा का अटेम्प्ट करके आपको आना पड़ेगा, तब जाके कट कटा के आपके मेंस की कट ऑफ से 20 मार्क्स अबव आ पाएंगे। 17 से 20 नंबर तब अबव आएंगे जब आप 30 नंबर ज़्यादा का अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक, ये बात रही इसकी। मैं अपनी फ़ोटो शेयर करूँगा अपने रूम की, स्टडी रूम की। जब मैं पढ़ता था तो मेरा हर एग्ज़ाम का दीवार पे पेस्ट होता था एक पेपर पे, उस पर सब लिखा होता था क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने टाइम में मुझे अटेम्प्ट करना है, और कितने सेक्शन में, मतलब किस सेक्शन में मुझे कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तब जाके मेरी कट ऑफ से इतने ज़्यादा स्कोर आ पाएगा। मैं उस पर वीडियो शेयर कर दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम में वो फ़ोटो भेज दूंगा। ठीक, ये रही इसकी बात। और इंग्लिश पे और आ जाते हैं, इंग्लिश वाला सेक्शन अपना रह गया है। देखो इंग्लिश में यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, मैंने केवल 2-3 चीज़ें करी थी। निमिषा बंसल मैम के रूल्स याद किए थे, डेली मैं रीडिंग करता था। न्यूज़पेपर मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं कोई भी बुक पढ़ ली, कोई भी नोवेल पढ़ ली, कुछ भी मुझे आर्टिकल कहीं दिख गया मैंने वो पढ़ लिया। मतलब जस्ट एक रीडिंग वाली हैबिट होनी चाहिए कि आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। और ऐसा नहीं कि हर वर्ड में आप डिक्शनरी खोल के बैठ गए, आपको एक फ्लो में सेंटेंस को पढ़ना है। सपोज बीच वाले वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, बट पूरा सेंटेंस पढ़ के ना आप जो ऑथर है उसकी फीलिंग समझ जाओगे, पॉजिटिव में बात कर रहे हैं कि नेगेटिव में बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो तभी आप समझ पाओगे। तो ये मैंने किया था। सेकेंडरी थिंग जो मैंने की थी, निमिषा बंसल मैम का ही मैं अनअकैडमी प्लस पे रोज़ मैं उनके लेक्चर अटेंड करता था, प्रैक्टिस कोर्स वो कराती थी। तो उसमें आपका ये जज हो जाता है कि आप कितने पानी में हो, कितनी इंग्लिश आपकी ठीक चल रही है। उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है आपको सब आना चाहिए। जब आपके पास 5 ऑप्शन है तो उसमें आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि उन ऑप्शन का यूज़ करके आप कितना सही जा पा रहे हो। इतना कर लो, काम चल जाएगा। रूल्स याद कर लो, डेली प्रैक्टिस कर लो, और न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर कोई भी कहीं से भी रीडिंग कर लो। इतना कर लो, और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर उठा के देख लेना। भले ही मॉक लगाओ या मत लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करके देख लेना उसमें क्या आया था। प्रीवियस ईयर पेपर में यार 60-70% एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं, 20-30% यार वो अपनी तरफ से डाल देते हैं। तो उस पर भरोसा कर लो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा गाइडली का 40 फ्री मॉक टेस्ट का लिंक, उस पर जाके शायद रजिस्टर वगैरह कुछ करना है, फिर आप कर सकते हो। और मैं अफेयर्स क्लाउड का लिंक भी शेयर कर दूंगा।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. जिसने लास्ट तक वीडियो देखी, एटलीस्ट यार 20 मिनट्स मैंने निकाले हैं, बट इसके पीछे की जो मेरी था उसमें मुझको 1 घंटा लगा है इसको प्रिपेयर करने में. लाइक आपको मुझे क्या क्या बताना है ताकि कोई गलती ना हो. तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाना जिसने अभी तक नहीं करा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. सो हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.